Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 12th क्लास का, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का हमने पढ़ा था। हमने कहाँ तक पढ़ा था? वो चैप्टर तुम लोग को याद होगा, हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक हम लोगों ने, इससे पहले तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोगों को पढ़ना था। देखो, जिसको याद नहीं है थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जिसको याद नहीं होगा तो हमने क्या पढ़ा था, तो देखो ये रहा। ज़्यादा डायग्राम याद तुम लोग करवाया था मैंने। यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे तुम्हारा एंथर है, ये क्या तुम्हारा टीएस ऑफ, ये क्या तुम्हारा टीएस ऑफ एंथर। यहाँ पे एंथर की कवरिंग दिखाई हुई, यहाँ पे एंथर की कवरिंग दिखाई हुई यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एपिडर्मिस तुम्हें याद होगा, सबसे ऊपर की लेयर का नाम क्या था? एपिडर्मिस। फ्लोइडी क्या थी उसकी याद है? डिप्लॉयड 2n। उसके अंदर वाली लेयर का नाम क्या था? एंडोथीशियम। उसकी लेयर का नाम वो, उसकी फ्लोइडी क्या थी? 2n, याद है। फिर मिडिल लेयर, इसकी फ्लोइडी क्या थी? 2n थी। उसके अंदर क्या था? टैपेटम। टैपेटम के पास क्या थे? एक से ज्यादा न्यूक्लियस। देखो यहाँ दिखाया हुआ मैंने, ये रहा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, फिर होता टैपेटम। टैपेटम में क्या होते हैं? एक सेल, इस सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो उसकी फ्लोइडी क्या होगी? ऑफ कोर्स डिप्लॉयड से ज्यादा ही होगी। 2n हुए, 2n मतलब एक न्यूक्लियस 2n है, तो उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो उसकी फ्लोइडी क्या होगी? 2n से ज्यादा ही होगी। तुम क्या बोलते हैं? पॉलीफ्लोइडी। काम क्या था टैपेटम को? तुम लोग को याद होगा। टैपेटम किसको कवर करता है? बोलोगे स्पोजनस टिश्यू को वो कवर करता है। तो टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्पोजनस टिश्यू को। क्यों कर रहा है? याद है, करवाया था। स्पोजनस टिश्यू से क्या बनता है? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो पोलन ग्रेन्स बनने की जो चाहिए था खाना, फूड, न्यूट्रिशन, कौन देता है? टैपेटम उसको प्रोवाइड करता है। और ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये क्या करती हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंथर को। कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो अंदर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो उसके अंदर है, ये वाली सेल्स उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आगे जाके से क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो याद रखना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सब चीज किसको, किसके लिए की जा रही है? सबसे अंदर वाली जो सेल्स है ये वाली, इनका नाम क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यू। इसी स्पोरोजेनस टिश्यू को की एक सेल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं एक सेल को? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, प्रोसेस क्या है, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बनाया हुआ डायग्राम है, ये भी तुम लोगों को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रेडी किया हुआ। देख लो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ, क्या होते हैं यहाँ पे? पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहाँ होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? बोलोगे एंथर के अंदर। एंथर के अंदर कहाँ? जो सबसे अंदर की सेल्स थी जिसका नाम था स्पोजेनस टिश्यू, उसके अंदर से क्या बनेंगे? हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो देखो इधर, यहाँ दिखा रखा हम लोगों ने यहाँ पे इसको, देखो यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एमएमसी, या फिर और क्या बोल सकते हो तुम इसको? बोल सकते हो पोलन मदर सेल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी। ठीक है। फिर है मियोसाइट। मियोसाइट क्या होता है? सिंपल वो मियोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जिन सेल से गैमेट्स बनते हैं। याद रखना, ये तुमसे पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली कहीं भी, नीट में या फिर तुम्हारे बोर्ड के अंदर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो, या फिर पोलन मदर सेल बोलो, या फिर बोलोगे मियोसाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी जगह गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा एम एम सी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। ठीक है। प्लोइडी क्या होती है इनकी? बोलोगे ये होती है डिप्लॉयड 2n। अब इस सेल के अंदर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा मियोसिस 1। क्या होगा सबसे पहले इस सेल के अंदर? क्या होगा? मियोसिस 1। और मियोसिस 1 करने के लिए क्या करना पड़ता? तुम लोग को याद है? देखो, जिसको याद नहीं है, अगर किसी सेल के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बताओ। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेज 1। जब साइटोकाइनेज 1 हो जाएगा तो बनेगी उससे 2 सेल। अब उन 2 सेल में क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। उन 2 सेल से क्या बनेगी? 4 सेल। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? मियोसिस 1 पहले मैंने किया, फिर मैंने किया मियोसिस 2, तो एक से बना दी यहाँ पे मैंने 4 सेल, 1 2 3 4।
तो इसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहां से मैं इस एक माइक्रोस्पोर को मैं यहां से बाहर निकाल रहा हूं। जो काम मैं इस माइक्रोस्पोर के साथ करूंगा वही सेम काम बाकी 3 सेल के साथ भी होगा। समझ में आया। अभी जो मैं एक माइक्रोस्पोर के अंदर जो करूंगा, जो बताऊंगा कि इसमें ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, वही सेम काम बाकी जो 3 सेल्स बची हुई हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा। याद रखना। देखो, तो ये जो माइक्रोस्पोर है जिसकी प्लोइडी हैप्लोइड है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइटोसिस 1। क्या होगा इसके अंदर, फर्स्ट टाइम माइटोसिस, जिससे क्या हो जाएगा, अगेन माइटोसिस कैसे करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद तुम लोगों को पता होगा। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। जब ये सब काम हो जाएगा तब बोलेंगे कि हमारी बन जाएंगी 2 सेल। याद होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक सेल से बनेगी यहाँ पे 2 सेल। ऐसे तो होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हो रहा है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस मतलब कि एक सेल हो जाएगी बड़ी, जो एक सेल के अंदर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है उससे एक सेल बनेगी बड़ी, एक सेल बनेगी छोटी। देखो यहाँ दिखा रखा है मैंने, ये वाली बड़ी सेल है जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल, जो सेल बड़ी है। छोटी सेल का नाम क्या है, जनरेटिव सेल। दिख रहा है, ये छोटी सेल है, ये छोटी सेल है। ऊपर वाली कौन सी है, ये बड़ी सेल है, और नीचे वाली कौन सी है, ये छोटी सेल है। तो ये हो गया अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे एक सेल बड़ी बनती है और एक सेल क्या बनती है, छोटी। तो यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ तुम्हारी बन गई यहाँ पे तुम्हारी 2 सेल, एक सेल ये रही और एक सेल ये रही। और माइटोसिस से क्या होता है, प्लोइडी सेम रहती है। मियोसिस से प्लोइडी हाफ हो जाती है, मतलब कि कोई डिप्लॉइड सेल है, अगर तुम मियोसिस कर रहे हो तो उससे बनेंगे हैप्लॉइड सेल। अगर तुम माइटोसिस कर रहे हो डिप्लॉइड सेल में या फिर हैप्लॉइड सेल में, उससे प्लोइडी सेम रहती है। मतलब कि अगर 2n के अंदर तुम माइटोसिस कर रहे हो तो उससे 2n की 2n सेल्स ही रहेंगी। अगर तुम हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस कर रहे हो तो उससे जो 2 सेल बनेंगे हैप्लॉइड ही बनेंगी सेम। तो यहाँ पे क्या था, ये था हैप्लॉइड, इसे तुमने क्या किया, माइटोसिस किया, उससे बनी 2 सेल। तो 2 सेल की प्लोइडी क्या है, हैप्लोइड एंड हैप्लोइड, क्योंकि माइटोसिस से प्लोइडी सेम रहती है। इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जो इस सेल में है वही 2 सेल में होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेम कॉपी। ठीक है। अब एक चीज और देखो, इसको बोलते हैं हम लोग 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 सेल्स बनी, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे एक कवरिंग और है, देखो ये ऐसे कवरिंग है, ऐसे। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन की इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन, जो किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी होती है। अब बाहर की एक कवरिंग में दिखा रखी, यहाँ पे ऐसे करके देखो ध्यान से, ऐसे दिखाया हुआ मैंने, ऐसे करके। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्साइन, जो किससे बना होता है, स्पोरोपोलोनिन से बना होता है। ये एक हार्ड सब्सटेंस है, ये जल्दी से गल नहीं सकता, सड़ नहीं सकता, जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा। पोलन ग्रेन सालों सालों पड़े रह सकते हैं, कुछ खराब ये नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इन पोलन ग्रेन्स के ऊपर क्या होती है, एक्साइन की कवरिंग होती है, जो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलोनिन से बनी होती है, जो एक हार्ड सब्सटेंस है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, मिल जाएगा। ठीक है। इसे बोलते हैं 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट्स में यही वाले पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनते हैं। उसके बाद क्या होगा, देखो अब इस सेल में क्या हो, अब ये जो पोलन ग्रेन इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस 2 होगा। क्या होगा इसके अंदर, माइटोसिस 2 होगा। मगर माइटोसिस 2 जो होगा वो सिर्फ किस सेल में होगा, बोलोगे जनरेटिव सेल में होगा। अब तुम में से कुछ बच्चे सोचेंगे जनरेटिव सेल में क्यों हो रहा है, वेजिटेटिव सेल माइटोसिस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वेजिटेटिव सेल अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना किसको सप्लाई कर देती है, जनरेटिव सेल को सप्लाई कर देती है। भैया तू मल्टीप्लाई कर, मैं तो वैसे रहूंगी। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ,
वैसे सेल ने अपना न्यूट्रिशन जनरेटिव सेल को दे दिया, फिर जनरेटिव सेल क्या कर रही है अपने अंदर माइटोसिस 2 करेगी, सेकंड टाइम माइटोसिस करेगी। अगेन माइटोसिस करने क्या करना पड़ेगा इसको, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। अगेन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है, याद रखना। माइटोसिस 2 के अंदर साइटोकाइनेसिस 2 मतलब साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है। अब साइटोकाइनेसिस नहीं हो उससे क्या हो जाएगा, देखो जिसको नहीं पता हो इधर देखो, जिसको नहीं है पता वो जरा यहाँ देख ले। देखो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। मतलब यहाँ पे कुछ सेल है, ये एक सेल है। टेलोफेज में क्या होगा, सेल कुछ ऐसी होगी। यहाँ क्या हो गया, अभी सेल एक ही है और एक सेल में दो न्यूक्लियस बन गए हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगी तुम्हारी दो सेल और हर एक में एक न्यूक्लियस होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इस जनरेटिव सेल में क्या हो रहा है, जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो तो रहा है, ये सब काम हो जाएगा। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब काम हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, उससे क्या हो जाएगा, सेल तो एक ही रहेगी, उसमें बन जाएंगे तुम्हारे दो न्यूक्लियस। क्या बन जाएगा उसके अंदर, वही भी देखो यहाँ दिखा रखा है मैंने, सेल एक दिखाई हुई है, देखो ये रहा, और उसके अंदर क्या दिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस। समझ में आया। इन्हीं न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हीं न्यूक्लियस को हम बोलते हैं क्या, मेल गैमेट। देखो लिखा था, इन्हीं न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, टू मेल गैमेट जो होते हैं हमारे हैप्लॉइड। अगेन इससे भी क्या, ये अंदर है इंटाइन, बाहर है एक्साइन। अब जहां पर एक्साइन नहीं होती, जहां पे एक्साइन नहीं होती उसे हम बोलते हैं जम्पोर। क्या बोलते हैं उसको हम, जम्पोर। जहां से क्या निकलती है, पोलन ट्यूब, पड़ा होगा। पोलन गेन से क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। तो पोलन, अगर पोलन गेन के ऊपर कंप्लीट एक्साइन होता तो पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती, तो क्या होता है, पोलन गेन के ऊपर कहीं कहीं पे खाली स्पेस होता है जहां पर एक्साइन नहीं होती, वहां से क्या निकल के आती है, पोलन ट्यूब निकल के आती है। समझ में आया। अगर तुमसे पूछे बताओ पोलन ट्यूब किससे बनी होती है तो क्या बोलोगे, सर पोलन ट्यूब बनी होती है किससे, इंटाइन से बनी होती है। क्योंकि पहले क्या था, ये तुम्हारा इंटाइन है, उसके ऊपर एक्साइन है, उसके ऊपर एक्साइन है। तो जहां पर एक्साइन नहीं है, अब इंटाइन तो है, तो वही इंटाइन लंबी हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। अब इसे बोलते हैं थ्री सेल स्टेज पोलन ग्रेन, याद रखना क्या बोलते हैं इसको, थ्री सेल स्टेज पोलन ग्रेन, जो होता है 40%। मतलब कि 40% एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर होते हैं वहां पे जो बनता है पोलन ग्रेन वो बनेगा 40% में ऐसा वाला पोलन ग्रेन, और मैक्सिमम एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनता है एस वाली कंडीशन का। समझ में आया। अब बताओ अगर ये वाला पोलन ग्रेन जाके बैठता है, किसके ऊपर जाके बैठता है, स्टिग्मा पे जाके बैठता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले करेगा अपने अंदर माइटोसिस। समझ में क्या कह रहा हूं, अगर ये वाला पोलन ग्रेन जाके बैठता है स्टिग्मा के ऊपर, सबसे पहले वो क्या करेगा, बैठते ही सबसे पहले करेगा माइटोसिस 2 को कंप्लीट करेगा। भाई पहले मैं माइटोसिस 2 कंप्लीट करूंगा, फिर क्या बनाएगा, दो मेल गैमेट, फिर एक मेल गैमेट पोलन ट्यूब निकलेगी, ये दो मेल गैमेट उसके अंदर आ जाएंगे और जाके एग को फर्टिलाइज कर देंगे। अगर ये जाके बैठता है तो ये डायरेक्ट अपने अंदर से क्या निकालेगा, पोलन ट्यूब निकालेगा और एग को फर्टिलाइज कर देगा। आया नहीं, जिसको नहीं आया वो कमेंट में डाल दे, मैं उसको लिख के समझा दूंगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो ये है फुल्ली डेवलप मैच्योर पोलन ग्रेन, जिसके ऊपर एक्साइन भी है, इंटाइन भी है, जम्पोर भी है, दो मेल गैमेट बन चुके हैं, और ऊपर क्या है, ये वाली है तुम्हारी वेजिटेटिव सेल। अगर ये जाके बैठता है स्टिग्मा पर, ये तुम्हारा स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एग होगा, एग सेल होगी। ठीक है, अगर ये वाला प्रोगन यहाँ जाके बैठता है तो यहाँ से डायरेक्ट क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। पोलन ट्यूब यहाँ से होते 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 इसको क्या कर देगी, एग को क्या कर देगी, जाके फर्टिलाइज कर देगी। इस एग को क्या कर देगा, जाके फर्टिलाइज कर देगा, जिससे बन जाएगा सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर ये जाके बैठता डायरेक्ट पोलन ट्यूब बनाएगा, डायरेक्ट फर्टिलाइज कर देगा। अगर जब ये जाके बैठेगा, ये वाला प्रोगेन टू सेल स्टेज वाला, तो सबसे पहले वो अपने अंदर क्या करेगा, बैठने के बाद पहले करेगा, भैया पहले मैं करूंगा माइटोसिस 2 को कंप्लीट। जब माइटोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा
इस 2 मेल गेट जब बन जाएंगे फिर निकालेगा पोलन ट्यूब, फिर फर्टिलाइज करेगा एक्सेल को, फिर बनेगा जायगोट। समझ में आया? ये लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, बता रहा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, ये है तुम्हारा पूरा प्रोसेस। क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ में आया कैसे होता है पोलन? अब देखो यहाँ पे चल के आ रहा था, तो हमने ये सब काम कहा था तुमसे स्टार्टिंग में, ये सब काम मैंने सिर्फ एक माइक्रोस्पोर के साथ किया है। यहाँ पे अभी 3 माइक्रोस्पोर और हैं। एक ये रहा, इससे बनेगा पोलन ग्रेन, इससे ही बनेगा पोलन ग्रेन, इससे ही बनेगा पोलन ग्रेन। ठीक है, और एक माइक्रोस्पोर से जो पोलन बना है, हमें कितनी बार करना पड़ा माइटोसिस? एक बार, और ये 2 टाइम। मतलब क्या करना पड़ेगा तुम्हें? एक माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 करना पड़ेगा माइटोसिस, सेम यहाँ भी करना पड़ेगा 2 बार माइटोसिस, सेम तुम्हें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 बार माइटोसिस। ठीक है, तुम्हारा पोलन ग्रेन। तो मतलब कि एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? 2 बार माइटोसिस। मगर ये हमारा कितनी सेल से मिला है? तो बोलोगे हमें सिर्फ एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए थी। हमें सिर्फ एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से तुम्हें क्या क्या मिला? देखो, हमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिले 4 पोलन ग्रेन, 1 2 3 और ये 4। हमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मिले? 4 मिले हमें लोगों को पोलन ग्रेन। कितनी बार करना पड़ा म्यूसिस? कितने करना पड़ा माइटोसिस? तो क्या बोलोगे? चलो भी यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो या फिर उसको पोलन मदर सेल बोलो। उस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ था? बोलोगे एक बार हुआ था मियोसिस, 4 4 पोलन ग्रेन्स। अब तुम लोगों को याद होगा, एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए मुझे कितना करना पड़ा था माइटोसिस? 2 बार। तो यहाँ तो बन रहे हैं 4, तो कितना करना पड़ेगा माइटोसिस? 8 बार करना पड़ेगा तुम लोगों को क्या? माइटोसिस। यहाँ लिख दो 2 बार करना पड़ेगा माइटोसिस फॉर 1 पोलन ग्रेन बनाने के लिए। इतना लिख सकते हो। समझ आया? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं हमारे 4 पोलन ग्रेन। उन 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए मुझे करना पड़ता है 1 बार म्यूसिस और 8 बार माइटोसिस, क्योंकि एक पोलन ग्रेन निकलना पड़ता है हमें 2 बार माइटोसिस, तो 4 के लिए 8 बार माइटोसिस। तो एक पोलन ग्रेन बनाने करना पड़ता है हमें 2 बार माइटोसिस। समझ में आ गया इतना? एक क्वेश्चन दूं। अब क्वेश्चन ये है, अगर मेरे पास 100 MMC है, क्या है मेरे पास? 100 MMC है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो कितना मिलेगा मुझे पोलन ग्रेन? कितने मिलेंगे मुझे पोलन ग्रेन? कितना करना पड़ेगा मुझे मियोसिस और कितना करना पड़ेगा मुझे माइटोसिस? निकाल पाओगे? बाकी बच्चे जो इसको वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो कमेंट्स अपने आंसर दें, बाकी लोग बताओ कैसे निकालोगे? सिंपल था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं 4 पोलन ग्रेन, तो 100 से कितने बनेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना हो गया? 400 पोलन ग्रेन्स। क्योंकि एक MMC से बनते हैं 4 पोलन ग्रेन, तो 100 से बनेंगे 400 पोलन ग्रेन। समझ में आ गया? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर एक बार म्यूसिस हुआ था जिससे बने थे 4 पोलन ग्रेन, तो 100 के अंदर कितना करना पड़ेगा म्यूसिस? 100 टाइम। कैसे निकालोगे? सिंपल, जब एक MMC के अंदर एक बार म्यूसिस हो रहा है तो 100 MMC के अंदर 100 म्यूसिस नहीं होगा? ये तो होगा। जब एक MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर एक बार म्यूसिस हो रहा है तो 100 MMC के अंदर 100 बार क्या होगा? म्यूसिस होगा। तो में आ गया। अब पूछ रहा माइटोसिस। मैंने क्या कहा था? एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए करना पड़ता है हमें 2 माइटोसिस। यहाँ पे कितने पोलन ग्रेन्स हैं? बोलोगे 400, तो 400 पोलन ग्रेन्स हैं और एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए करना पड़ता है हमें 2 माइटोसिस। 400 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 800 माइटोसिस करना पड़ेगा हम लोगों को। 400
पोलन ग्रेन बनाने के लिए। समझ में आया? इसको लिख लो, इम्पोर्टेंट है। और होमवर्क तुम्हारा ये है, बताओ 126 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 126 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे पोलन ग्रेन्स, कितने बनेंगे, तो कितना करना पड़ेगा मियोसिस, और कितना करना पड़ेगा तुम लोगों को माइटोसिस। ये तुम्हारा होमवर्क है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, तो तुमसे वही पूछ लेता हूँ अभी यहीं पर ही। वो तुमसे उल्टा भी पूछ सकते हैं, तो कैसे, इसको पहले मिटा देता हूँ। तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट से इसका आंसर दे देना, ठीक है। यहाँ क्या था, एमएमसी। अब तुमसे वो ये भी पूछ सकते हैं उल्टा, उल्टा मतलब कि वो बोल सकते हैं कि हमारे पास 400, तो उसका ध्यान देता हूँ, मेरे पास 400 क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं। क्या है मेरे पास, 400 पोलन ग्रेन्स हैं। बता 400 पोलन ग्रेन बनाने के लिए मुझे, नहीं 400 तो ठीक है, 400 पोलन ग्रेन बनाने के लिए, पोलन ग्रेन बनाने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा मियोसिस, कितना करना पड़ेगा माइटोसिस, और कितनी चाहिए होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो कैसे निकालोगे बताओ। जैसे कि तुम जानते हो, थोड़ी तुम लोगों को मैथ आती होगी, तुम जानते हो कि एक एमएमसी से बनते हैं 4 पोलन ग्रेन। अगर बताओ कि 4 पोलन ग्रेन से पोलन ग्रेन बनते तुम्हारे एक एमसी से, तो क्या करोगे 400 डिवाइड बाई 4, तो कितना आएगा 100। तो 100 क्या हो गया हमारा, ये 100 हो गया हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मैंने क्या कहा था, जितनी होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल उतनी बार क्या करना पड़ेगा तुम लोग, करना पड़ेगा मियोसिस। तो 100 टाइम्स ही क्या हो गया इसका मियोसिस। समझ में आया ऊपर से गया, क्योंकि एक एमएमसी से बनते 4 पोलन ग्रेन। अगर तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हारे पास 400 पोलन ग्रेन है, तो कितने चाहिए होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, बोलो डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया 100 आ गया हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं उतनी मतलब क्या करना पड़ता है मियोसिस। तो 100 हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो 100 क्या करना पड़ेगा मियोसिस। अब आ जाओ माइटोसिस, मैंने क्या कहा था, एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए करना पड़ता है हमें 2 बार माइटोसिस। तो यहाँ पे कितने पोलन ग्रेन है तुम्हारे पास 400, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 800 टाइम्स से करना पड़ेगा माइटोसिस। समझ में आया? अब वो तुमसे चाहे वो ऐसे पूछ सकता है चाहे तो ऐसे पूछ सकता है, बस तुम्हें ये याद होना चाहिए। तुम लोगों को बस ये कहीं लिख लो, सारा काम इससे हो जाएगा कि एक एमएमसी के अंदर करना पड़ता है एक बार म्यूसिस, जिससे बनते हैं 4 पोलन ग्रेन, और 8 बार माइटोसिस। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है एंथर के बारे में ही, क्योंकि एंथर के अंदर क्या बनते हैं तुम्हारे पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन से बहुत सारे लोगों को होती है एलर्जी, मुझे भी थी। डॉक्टर ने बोला आप मुझे एलर्जी है, और डॉक्टर को नहीं पता, ना मुझे पता किससे एलर्जी है। शायद वो पोलन ग्रेन से रही होगी, डस्ट से हो सकती, किसी भी एलर्जी हो सकती है। एलर्जी में कुछ भी नहीं होता, सिंपल क्या होता है एलर्जी में, देखो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या होता है जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, ब्रोंक्यूल्स पढ़ा हुआ छोटी क्लास में, ब्रोंक्यूल्स बनता है एल्वोलस या ना एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। सूजने की वजह से तो जो हवा का जो रास्ता पहले इतना मोटा था, तो सूजने की वजह से रास्ता क्या हो गया पतला हो गया, तो उसे उस इंसान को सांस नहीं आती, उसे बोलते हैं हम लोग क्या अस्थमा, जो सांस लेने में इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वोलस। समझ आया? तो तुम उसको याद कर सकते हो। अस्थमा हो या ब्रोंकाइटिस हो, होता क्या है, ये पोलन ग्रेन की वजह से हमारे जो ब्रोंक्यूल्स की वॉल होती है वो सूज जाती है। सूजने की वजह से हवा अच्छे से अंदर नहीं आ पाती, जिससे हमें क्या होती है एलर्जी होती है, जैसे कि अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस। समझ में आया? बहुत लोगों को होती है। अब पोलन ग्रेन कोई स्पेसिफिक टाइप के पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं, जैसे कि पार्थिनियम एक ग्रास है, उस ग्रास का नाम क्या कैरेट ग्रास। ये इंडिया में कहाँ से, इंडिया की ग्रास, ये नेटिव स्पीशीज है, इंडिया की नहीं है ये।
किसी दूसरी कंट्री से आई है। कैसे आई थी ये? जब इंडिया ने वीट को इंपोर्ट किया होगा किसी कंट्री से, तो उसके साथ लिख के आ गया ये, उसके साथ इसके ये पोलन ग्रेन चिपक के आ गए, किसके? पार्थिनियम ग्रास के। जिसकी वजह से अभी पार्थिनियम ग्रास इंडिया के तो ग्रास है नहीं, तो इसका कोई भी प्रेडेटर नहीं है, तो दबा के मल्टीप्लाई कर रही है, दबा के पोलन ग्रास निकाल रही है, जिससे लोगों को क्या हो रही है? एलर्जी हो रही है। तो मैं क्या मतलब है इसका? क्योंकि ये दूसरी कंट्री की स्पीशीज है, तो इंडिया में कोई भी इसका हर्बीवोरस या बोल प्रीडेटर कोई भी नहीं है। ये जहां जाएगी वहां मल्टीप्लाई करेगी, इतना मल्टीप्लाई करेगी, बहुत सारे निकलेंगे पोलन ग्रेन्स, हवा में घूम रहे होंगे, जिसको होगी एलर्जी, वो उसके अंदर आके उसको एलर्जी कोज कर देंगे। समझ में आया इतना? दूसरा क्या होता है पोलन ग्रेन का फायदा? पोलन ग्रेन्स मतलब फायदा क्या पोलन ग्रेन, तो नुकसान हो गया, फायदा क्या पोलन ग्रेन्स का? पोलन ग्रेन बहुत लोग एज अ इम्यूनिटी बूस्टर भी खाते हैं। मैं तो नहीं खाया, मगर शायद खाते भी हैं। देखो क्या लिख रखा है, पोलन, ये एनसीईआरटी लाइन है, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट। इसको खाया जाता है पोलन टैबलेट की फॉर्म में एज अ फूड सप्लीमेंट। इन वेस्टर्न कंट्री, इंडिया में नहीं होता ये, इन वेस्टर्न कंट्री द लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, किस फॉर्म में जाता है उनको? टैबलेट के फॉर्म में, जो ना गोलियां पत्ते जो होते हैं उसकी फॉर्म में, और सिरप की फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। लोग जो उसको खाते होंगे उसको परचेस करते होंगे। ठीक है, कुछ लोग इसको क्लेम करते हैं कि इससे इंक्रीज होता है हमारा परफॉर्मेंस। एथलीट्स लोग खाते होंगे भाई, उनसे लगता है क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा, होता भी होगा। ठीक है, और रेस हॉर्सेस, ये सब क्या होते हैं? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं ये टैबलेट्स, किसकी? पोलन ग्रेन्स की। समझ में आया इतना? अब पोलन ग्रेन के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पोलन ग्रेन के बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि तो ये पोलन ग्रेन जब एंथर से निकलेंगे, जो हवा में घूम रहे होंगे, तो कब तक ये अच्छी कंडीशन में होंगे? अच्छी कंडीशन मतलब कि वायबल मतलब कि अगर इतनी टाइम पीरियड में ये स्टिग्मा में जाके बैठ गए तो फर्टिलाइज कर देंगे। अगर टाइम पीरियड क्रॉस हो गया उस पोलन ग्रेन का, तो फर्टिलाइज वो मतलब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब नहीं निकलेगी, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, 30 मिनट्स वायबल होते हैं पोलन ग्रेन किसके? राइस के, और बोलोगे वीट के। मतलब कि वीट और राइस के जो पोलन ग्रेन हवा में उड़ रहे होते हैं, अगर 30 मिनट के अंदर उन्हें स्टिग्मा मिल गया तो जाके उसे फर्टिलाइज कर देंगे एग को। अगर 30 मिनट के बाद फर्टिलाइज 30 मिनट के बाद अगर उन्हें स्टिग्मा मिला तो फर्टिलाइज वो उसे नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल और दिया है, रोएजी फैमिली बोलते हैं, जहाँ जिसमें रोज होता है, लेग्यूमिनेसी दालें, सोलेनेसी आलू की फैमिली। इन तीन फैमिलीज के जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो वाइबल फॉर मंथ्स, 2 से 3 मंथ्स वो सर्वाइव कर सकते हैं, हवा में उड़ते रहेंगे। 2 से 3 मंथ उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। अगर मिल गया 2 से 3 मंथ के अंदर स्टिग्मा, तो फर्टिलाइज कर देंगे, नहीं मिला तो खराब हो जाएंगे। अंदर से खराब होंगे, बाहर से खराब नहीं होंगे। समझ में आ गया? एक चीज और, हम पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं। अब क्यों स्टोर करोगे भाई? मान लो तुमने एक तगड़ा प्लांट बनाया, एक आम, बहुत बड़ा आम, बहुत अच्छा आम, तगड़ा, महंगा, बड़ा, मीठा, रसीली, खराब जल्दी से खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, कीड़े नहीं पड़ते, बहुत तगड़ा आम, बीमारी नहीं होती उसे, बहुत तगड़ा आम बनाया, तो मुश्किल से बनाया, बना लिया। अब हम चाहते हैं कि वो उसके पोलन ग्रेन बचा के रख ले, क्योंकि हम चाहते हैं इस पोलन ग्रेन से दूसरे आम को फर्टिलाइज करवाए, उसके अंदर वो जीन्स आ जाए जो जिस इस आम के प्लांट के अंदर है। इतना तगड़ा जो आम बनाया हमने, हम चाहते हैं ये पोलन ग्रेन जो फर्टिलाइज थे दूसरे प्लांट को, तो वो जीन्स उस आम के अंदर भी, उस प्लांट के अंदर भी आ जाए, जिससे वो भी अच्छा प्लांट बन जाए। अगर तुम्हें उस पोलन ग्रेन को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें रखना पड़ेगा लिक्विड नाइट्रोजन -190°C। तुम्हें इसको क्या रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन वो खराब नहीं होगा, वो लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा। तुम जब चाहोगे तब फर्टिलाइज करवा सकते हो उस पोलन ग्रेन को। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे स्टोर करते चीजों को इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर? पोलन बैंक जहाँ होते हैं पोलन ग्रेन्स, सीड बैंक जहाँ पे होते हैं सीड। क्या करने के लिए? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। अगर तुम्हें क्रॉप को एनहांस करना है, हम चाहते हैं ये जीन अब उसके अंदर भी आ जाए,
इस प्लांट के अंदर भी आ जाए तो उसके पोंगन को बचा लो, अब उस पोंगन को उससे फर्टिलाइज कर दो। समझ में आया? आया नहीं आया? ये तुम्हारा हो गया पोंगन ओवर। ठीक है, असली काफी है इतना। Follow and subscribe us for more.